आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे साथी सांसद और यहाँ के लोकप्रिय आपके प्रतिनिधि श्री जामयांग तेर सिंह नामग्याल जी, मेरे मित्र और जिनके साथ पिछली बार संसद में काम करने का अवसर मिला, प्रेसिडेंट IMI श्री PD राय जी, लद्दाख के CEC श्री तासी गुलशन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरिंदम सेन गुप्ता जी, पर्यावरण मंत्रालय में मेरे साथ काम किया यहाँ के PCCF श्री जिग्मे टपका जी, यहाँ पर उपस्थित यूथ सम्मेलन में भाग लेने आए सभी यंग पार्टिसिपेंट, लद्दाख के सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लद्दाख आना अपने आप में रोमांचकारी होता है, पर मुझे आने के बाद लगा कि मैं थोड़े समय के लिए क्यों आया। लद्दाख आना था तो थोड़ा लंबा समय लेके आना चाहिए। लद्दाख की ब्यूटी ऑफ माउंटेन, इनका मैग्निफिकेंस, मैजेस्टी, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और इसलिए पूरी दुनिया भी इसको देखना चाहती है। और मेरे से आने वाले पहले सभी वक्ताओं ने इसका बहुत विस्तार से उल्लेख किया और मैं PD राय जी को बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट की मीटिंग को लगातार जारी रखा है। लगातार जारी रखने से सबसे बड़ा लाभ है, संस्कृत में एक श्लोक कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संबोधना सम, हम साथ आए, साथ बैठे, साथ विचार करें। और जब हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी बातें निकल के आती हैं। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा जो कल हमारे यूथ्स ने जिन 8 इश्यूज़ पे अपना डिक्लेरेशन किया, कितने पे किया? 8 पे, 6 पे, 7 पे, सब कंफ्यूज हैं। करने वाले बता सकते हैं कितने पे किया? मैंने जो समझा कि मुझे ये लगा कि पहला उन्होंने कहा कि एक यूथ विंग बनानी चाहिए। यहाँ पे त्रिपुरा से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से, नागालैंड से, आसाम के कार्बी आंग डिस्ट्रिक्ट से, दार्जिलिंग से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कश्मीर से और लद्दाख से जो हमारे हिमालयन स्टेट्स के जो यूथ आए हैं। और उससे पहले जो PD राय जी ने भी इंटीग्रेशन की बात कही थी। डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंटीग्रेशन का यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, यूनिटी होता है। इंटीग्रेशन के साथ साथ यूनिकनेस भी रहनी चाहिए। दो बड़े, और भारत में तो इतनी खूबसूरती है कि हमारे पास हिमालयन इकोसिस्टम जैसा एक बड़ा सिस्टम है। हमारे मंत्रालय में भी जीबी पंत का काम चलता है। नीचे पूरा हमारा वेस्टर्न घाट का गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक एक बहुत सुंदर फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो अपने आप में एक अलग यूनिक फीचर रखता है। हमारे पास थार का डेजर्ट है, उनका अपना, राजस्थान में एक अपना यूनिक सिस्टम है। ये जो यूनिक सिस्टम हमारा, इसको बचाना चाहिए। इसलिए हिमालय का जो एक जैसा इकोसिस्टम है, यहाँ पर हमारे यूथ एक साथ आए। दूसरा उन्होंने विषय कहा कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। अक्सर हम कैपेसिटी बिल्डिंग को जोड़ते हैं कुछ रोजगार के लिए,
लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए भी होनी चाहिए, अब अपने ट्रेडिशनल लिटरेचर को बचाने के लिए भी होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ है अपने एनवायरनमेंट के साथ भी स्किल भी होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ है अपने यूथ का साइंटिफिक एटीट्यूड भी बढ़ाने का होना चाहिए। अभी मैं परसों ही कोयम्बटूर में हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के इंस्टीट्यूट पे था जो ट्री के जेनेटिक्स पे काम करते हैं। तो कई बार प्लांटेशन में हमको बहुत बड़ी संख्या में ट्रीज चाहिए होते हैं, और मैं यंग साइंटिस्ट को देख करके काफ़ी मेरे को अच्छा लगा कि ये ट्री जेनेटिक्स और ट्री ब्रीडिंग जैसे सब्जेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमारा ZSI इंस्टीट्यूट है जो टैक्सोनॉमी में, अभी BSI में हमने देश के 36,000 फ्लोरा जो हमारे बॉटनिकल रिसर्च है उनको हम पूरा एक नेट के ऊपर लेकर के आए हैं। तो उसमें बहुत सारा जो हमारा जो आप जो मेडिसिनल प्लांट और सब कह रहे हैं सब उस पर अवेलेबल है, और हम उसको नेट पर लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको मन की बात में कहा था, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो इस तरह के जो एनवायरमेंटली जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, यहाँ के यूथ को ऐसा चाहिए कि उन सारे इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहने वाले यूथ्स की वर्कशॉप्स होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो भारत में हम जो कहते हैं कि डेवलपमेंट के कारण हमारी इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ स्थापित करने के लिए अभी हम कूनो के जंगल में जो हाईएस्ट प्रेडेटर है चीते को लेकर के आए हैं, उसको भी पिछले 1 महीने से हमारे WII के जो यंग साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ यही एटीट्यूड कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोगों को भी रखना चाहिए। तीसरा एक बहुत अच्छा कहा आप लोगों ने, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी है। वास्तव में देश में बहुत सारी योजनाएं स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया से लेकर ये काफ़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, और मुद्रा से लेकर के, और इसलिए मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में इन सब योजनाओं को आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो आज हमारी सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि आपको आपके दूरस्थ क्षेत्रों में बैठकर भी सारी जानकारी मिल सकती है। हमारा एक पोर्टल चलता है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे अभी तक 1 करोड़ यूथ ने जॉब के लिए अप्लाई करा है, और लगभग 10 लाख से ऊपर हमारे एम्प्लॉयर्स उसमें आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस पोर्टल को हम अपग्रेड कर रहे हैं। पहली बार 4,28,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस पोर्टल पे पिछले महीने सितंबर में उपलब्ध हुई है, जो आज के समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मेरा ये मानना है कि उसके साथ इंटीग्रेशन करना चाहिए। भारत सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब हॉस्पिटलिटी से लेकर के, और लगभग 400 ऑक्यूपेशन में ई श्रम पोर्टल लेकर के आई है। ई श्रम पोर्टल का अर्थ है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड कराएं। 400 ऑक्यूपेशन के हमने 8 महीने में ही 29 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। और अब ई श्रम पोर्टल को हम भारत सरकार के MSME का जो पोर्टल है, उद्यमी और स्किल का जो पोर्टल है असीम, उसके साथ कर रहे हैं। उसको हम इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि आप रोजगार मेले के लिए तो निश्चित रूप से श्रम मंत्रालय तैयार है, लेकिन ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को भी हम कैसे करके लोकल स्तर पर भी MSME और बाकी इंडस्ट्री से जोड़ सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद आपने जो नए इंक्यूबेशन सेंटर की जो बात करी है और ईज ऑफ डूइंग की बात करी है, मेरा मानना है कि हिमालय के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे विकास की योजनाओं में ईज ऑफ लिविंग भी होना चाहिए। और इसलिए ईज ऑफ लिविंग की अपेक्षाएं जो हमारे मंत्रालय से रहेगी
मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, उसको 100% पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगा। उसके साथ ही साथ यूथ्स ने अपने डिक्लेरेशन में नेचुरल रिसोर्स को बचाने की बात करी है। जब ग्लासगो में COP26 हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने ये विषय रखा था कि दुनिया को मिशन लाइफ की तरफ जाना चाहिए। मिशन लाइफ का अर्थ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का अर्थ ये है कि दुनिया में रिसोर्सेज का माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए, माइंडलेस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, नल का जो टैप है एक पर्टिकुलर समय के बाद बंद होना चाहिए, पानी का कंजम्पशन देख करके होना चाहिए। हमारे जो मकान है वो इस प्रकार से बनने चाहिए कि इको फ्रेंडली हो। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया है। हम भी अपनी लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ों में जहाँ पर हम माइंडलेस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और ये कहीं बाहर से नहीं आने वाला, ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे इथोस में है, ये हमारे पुराने ट्रेडिशंस में है। इतने इन परिस्थितियों में हिमालय में जो लोग हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें हैं। हमको केवल उसको अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। और मेरा मानना है आपको लोग केवल टूरिज्म के नाते नहीं देखते, लद्दाख जैसे और हिमालय का क्षेत्र है, ये पीस, कल्चर, हार्मनी का भी क्षेत्र है। इस दृष्टि से भी दुनिया आपको देखती है और इसलिए इसमें भी आपकी लीडरशिप होनी चाहिए। और इसलिए आपने जो इकोलॉजिकल और सोशल वैल्यूज़ की बात करी है उसको आपको एक बार वापस से विचार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हमारे पास बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। आज की इस दुनिया में जहाँ लोग टेंशन में हैं, जो सबसे ज़्यादा विकसित है उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। और ऐसे में लोग टूरिज्म को केवल लग्जरी टूरिज्म नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना है कि आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो केवल लार्ज स्केल पे लग्जरी टूरिज्म नहीं होना चाहिए। टूरिज्म हमारे एनवायरमेंटल फ्रेजाइल सिस्टम के साथ कनेक्टेड तो होना ही चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स का भी टूरिज्म होना चाहिए, माउंटेनिंग का भी टूरिज्म होना चाहिए, साइकिलिंग का भी होना चाहिए, या पीस के लिए भी टूरिज्म होना चाहिए। अभी जो वर्ल्ड फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, यूएस में हुई, एक लंबे समय के बाद दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज ने उस डिक्लेरेशन में माना कि फॉरेस्ट इज नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, फॉरेस्ट फॉर पीस ऑल्सो। और ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ये लोगों के अट्रैक्शन का कारण, एक बहुत बड़ा कारण पीस भी है। हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ उस दृष्टि से टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो वो भी एक ऐसा विषय होगा जो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास करेगा। और इसलिए टूरिज्म नेचर सीकर्स के लिए, टूरिज्म पिलिग्रिम्स के लिए, टूरिज्म स्पिरिचुअलिटी के लिए, टूरिज्म एडवेंचर के लिए, इस तरह के फॉर्म्स में हमको सोचना पड़ेगा तो लद्दाख का यूनिकनेस जाएगा। अगर लद्दाख का ये जो यूनिकनेस है, जिस हिस्टोरिकल कल्चर को आप लोगों ने बचा के रखा, और केवल लद्दाख नहीं, हमारे मणिपुर में जो मैथी की परंपरा है, हमारे नागालैंड में जो नागास की परंपरा है, हमारे नागा लोगों की, हमारे मेघालय में जो खासी लोगों की परंपरा है, सब इस प्रकार से हैं कि लोगों को एक नया शांति दे सकती है। इसलिए एडवेंचर, कूलर क्लाइमेट्स, विंटर स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल सॉलेस, पीस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस, ये सब पहाड़ों में सीमित है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज्म नहीं, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। जब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम कैसे
कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ टूरिज़्म की बात आप लोगों ने करी है। फॉर जो लोकल कम्युनिटी को जो आपने इन्वॉल्व करने की बात करी है, बिना लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के कभी चीज़ें पूरी हो नहीं पाती। उसके साथ ही साथ जो हमारी एक्टिविटी है वो राउंड द ईयर एक्टिविटी होनी चाहिए, और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका भी फॉर्मेट बहुत अच्छा और नया आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में मैं मानता हूँ कि भारत में एक बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेस बना है। गुजरात में जहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई है, अगर उस स्थान को आप देखोगे तो वो सबसे बड़ी प्रतिमा भी है, वो हाइड्रो का स्थान भी है, वो 5 राज्यों को इरिगेशन देने वाला स्थान भी है, और वहाँ पर लाइट एंड म्यूजिक शो भी होता है नेशनल इंटीग्रेशन का। जब आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जब लोकल रेस्टोरेंट है तो लोकल ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा है, वहाँ की नर्सरी उनके द्वारा है, और उससे भी बड़ी बात आप देखेंगे जब लोकल गाइड है तो लोकल ट्राइबल लड़कियां ही बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल करके बहुत अच्छे गाइड का काम करते हैं, लड़के भी। तो जो हमारा विषय है कि हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी टूरिज्म के साथ अपना कल्चर, अपनी मॉरलिटी, अपना विषय वो भी हमारे को करने के साथ अगर हम हिमालयन रीजन में करेंगे तो हमारे जो ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं उनको अगर हम डेवलप करेंगे, यहाँ आने के बाद भी अगर पनीर परांठा ही खाना हो तो फिर लद्दाख आने का फ़ायदा क्या है। हमारा जो लोकल कुजीन है, आपका कुजीन दिल्ली में मिलने लग जाए कि लद्दाख में बनता है हम भी खिलाते। इसलिए जो आजकल दिल्ली में सबसे महंगी सब्जी बिकती है वो हिमाचल प्रदेश वालों की गुची, मतलब वो खाना मतलब लोगों के लिए एक वो है। तो हमारा अपना हजारों सालों से ही डेवलप किया है, केवल उसका ब्रांडिंग का विषय है, उसको भी हमको अपने कोर्सेज में जोड़ना चाहिए। और इसलिए मैं फिर वापस से कहना चाहूँगा कि पहला विषय कंजर्विंग द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एसेट्स, ये महत्वपूर्ण है, पूरा हिमालयन रीजन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्टिंग लद्दाख्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, sensitizing the people on the uniqueness of the region's landscape, identifying likely conflicts between the resources for ecotourism and the livelihood of local inhabitants and attempt to minimize such conflict, compatibility of type and scale of ecotourism development with the environment and socio-cultural characteristic of the local community. Thus, capacity building is required primarily on tour operators and tourists. I strongly feel that if these issues are deliberated upon in this workshop, it will have a far-reaching impact on the policy making of this region. मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बात हमारे सांसद जी श्री नामग्याल जी ने कही और आपके सीईओ ताशी जी ने कही, वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जितनी भी हमारी लद्दाख की एप्लीकेशन पेंडिंग थी उसको सबको हमने डिस्पोज किया है। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है जो आज मेरे को सुबह की बात लगी है कि हमारे लोकल फॉरेस्ट सेंचुरी को लेकर के और लोकल लोगों के राइट्स को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इश्यूज तैयार कर लीजिए, हम अपनी मिनिस्ट्रीज के साथ आपके साथ आकर के 2 दिन के लिए बैठेंगे और 100% उन इश्यूज को रिजॉल्व करके लोकल लोगों के राइट्स के विषय को सेटल करेंगे। और मैं चाहता हूँ ये ट्राई पार्टी भी हो सकता है, लद्दाख स्टेट गवर्नमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम तीनों एक साथ बैठ सकते हैं ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फॉरेस्ट में हम अपना परिवेश पोर्टल को एक नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी दुनिया में भारत में क्लियरेंस लेने के लिए जाना पड़ता है
तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए होती है, और जो हमारे सी एरिया वहाँ पर CRZ की क्लियरेंस चाहिए होती है। एक क्लियरेंस दूसरे क्लियरेंस से बात नहीं करती। जब फॉरेस्ट की लेके आते हैं तो एनवायरनमेंट की आ जाती है, जब एनवायरनमेंट की लेके आते हैं तो CRZ की आ जाती है, CRZ की नहीं आती तो वाइल्ड लाइफ की आ जाती है। हमारा इंटीग्रेशन का मॉडल अब ऐसा आ रहा है और कुछ ही समय में आ जाएगा जिसमें चारों फाइलें एक साथ बात किया करेगी, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में भी लाने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रोच रहती है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहती है। और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का अर्थ है कि हम सब साथ बैठकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करेंगे। और इसलिए नामग्याल जी और ताशी जी, मैं आप दोनों को कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये भी नहीं है उसको साल 2 साल में निपटा लीजिए। आप अगर अक्टूबर में तैयार कर लेंगे तो हम नवंबर में मीटिंग कर लेंगे, आप नवंबर में तैयार कर लेंगे तो हम दिसंबर में कर लेंगे। आप जब करोगे उसके 1 महीने के अंदर मैं अपनी मिनिस्ट्री की मीटिंग आपके साथ करूँगा। EPR पॉलिसी की रिकमेंडेशन है, उस पर जरूर सोचना चाहिए। सोलर एक बहुत बड़ी ताकत है। सोलर सबसे बड़ी ताकत इसलिए है कि जितनी धरती पे हमको ऊर्जा चाहिए उसकी 8 गुना ऊर्जा जो है वो सोलार से मिलती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज के विषय चल रहे हैं, 3 बड़े क्लाइमेट एक्शन उनके नेतृत्व में आज दुनिया में कार्य कर रहे हैं एक्शन ग्रुप। उसमें एक तो लीड IT है, वो तो खैर लद्दाख के उसमें नहीं है, जहाँ हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है उसको हम ग्रीन एनर्जी पे कैसे ला सकते हैं। पर जो दूसरा एक बड़ा अलायंस भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आज दुनिया के 106 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं। और पिछले बार जब ग्लासगो में कार्यक्रम हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने केवल इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक विषयों को नहीं रखा था, उसके साथ ही साथ उन्होंने वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बात करी। और ऐसा कह करके जहाँ रात होती है वहाँ दिन में, जहाँ दिन होता है वहाँ रात में आपस में बिजली का ट्रांसफर हो सके, इस पर भी दुनिया आज भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और ISA का हेडक्वार्टर भी भारत में है। उसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत ने UK के साथ मिलकर CDRI बनाया, कोलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के कैबिनेट ने उसको एक मान्यता भी दी है। और खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया के जहाँ पर भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है वहाँ पर हमारा किस प्रकार से कोलिशन बन सकता है और डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो ये सारी बातचीत हमारी विषयों की चल रही है, क्लाइमेट, जिन लोगों ने कार्बन एमिशन किया और जिन्होंने नहीं किया, नुकसान उनको ज़्यादा होना, वल्नरेबिलिटी वहाँ जहाँ पर है जिन्होंने कार्बन एमिशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और इसलिए दुनिया में लॉस एंड डैमेजेस का एक बड़ा विषय चल रहा है। अभी आने वाले शर्म शेख के COP में भी विषय भारत की तरफ से, हम सभी विकासशील देशों की तरफ से उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो हमारी रोड कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव करना ही है, लेकिन जो डिस्टेंट लैंडलॉक्ड माउंटेन है उसमें अगर हम एरिया रिडक्शन करते हैं तो मेरा मानना है कि कम फ्यूल का कंजम्पशन होगा, जिसके कारण कार्बन एमिशन कम होगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के लिए अटल टनल जो बनाई है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फ्यूल भी कम होगा और कार्बन एमिशन भी कम होगा। सेम जो है जौजला टनल जो J&K में है, जो J&K और लद्दाख को जोड़ती है, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं ये ज़्यादा हमको कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की ओर ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो क्लियर अंडरलाइन दी है कि हम कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के माध्यम से दुनिया में किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल लाइफस्टाइल की ओर जा सकते हैं, मेरा मानना है कि भविष्य में उसकी ओर हम ज़्यादा बढ़ेंगे। एक जो डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विषय करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारे फ्लोरा, फोना और हमारे सारे जो लिविंग है, दोनों विषय हैं, नेचर और नेचर पे जो लिविंग एंटिटी है, वो सब लोग साथ साथ एग्जिस्ट करें। इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मनुष्य सुखी नहीं रहे,
पशु पक्षी, इसलिए हम इतने स्पीशीज से लेकर सबकी चिंता करते हैं। ये जो कंपैशन है, इस कंपैशन की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को दी है। तो कंपैशन सबके लिए रखना, तो कंपैशन बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल कंजम्पशन के लिए नहीं होना चाहिए, सबके कंपैशन को लेकर के होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिमालयन रीजन उसके सबसे बड़े उदाहरण है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो पीडी राय जी ने विषय रखा है कि कल आप लोग एक लेजिस्लेटर्स की मीटिंग कर रहे हैं। मैं पीडी राय जी ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ताशी जी को और नामग्याल जी को कहा है कि वो अपने वाइल्ड लाइफ के इशू लाएं, यहाँ के जो भी लेजिस्लेटर के इश्यूज़ हैं निश्चित रूप से हमारी मिनिस्ट्री के सामने लाइए। पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम आपसे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इसके जो कंक्लूज़न है, आप एक टीम के साथ हमारे पास दिल्ली में आइए, हम निश्चित रूप से खुले मन से बैठकर आपके साथ विचार करने का काम करेंगे। क्लाइमेट, दुनिया में क्लाइमेट चेंज के साथ क्लाइमेट जस्टिस की बात भी चलती है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब पेरिस एग्रीमेंट भी दुनिया ने स्वीकार किया, तो क्लाइमेट जस्टिस की बात ये भारत के हस्तक्षेप और प्रभावी भारत के पार्टिसिपेशन के द्वारा हुई। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ ये है कि ये जो डिग्निफाइड लाइफ है उसमें एनर्जी से लेकर के सब चीज़ें लोगों को मिले। और इसलिए जो पंचामृत की घोषणा आपने बताई है, उसमें अगर हमने रिन्यूएबल में 500 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने दुनिया के सामने कहा है, तो उसका अर्थ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ऊर्जा का नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पादन करेंगे, उतना ही हमारे सब लोगों तक एनर्जी जाएगी। एनर्जी जब लोगों के और गरीबों के घर तक जाएगी, तो डिग्निफाइड लाइफ सबके जीवन में आएगी। और यही हमारी सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का लक्ष्य है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विशेष रूप से SDG 8 और SDG 12 जो है, उसको लेकर के पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। और ये जो वर्ष इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, सो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो सेमिनार्स हैं और जिस प्रकार से विशेष रूप से जो यूथ्स हैं, उन्होंने जो अपना एक स्ट्रॉन्ग अपना कमिटमेंट जाहिर किया है, वो निश्चित रूप से भारत में इन विषयों को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मोटो है, जो उनका मंत्र है, जिसको हम मिशन लाइफ कहते हैं, उसकी ओर हमारे सारे यूथ मिलकर के काम करें, तो आपकी जो सारे 8 डिक्लेरेशन हैं उसमें आ जाएंगे। और लास्ट में प्रधानमंत्री जी का एक सब्जेक्ट को एक कोट करते हुए यही कहना चाहूँगा, व्हेन एवरी इंडिविजुअल थिंक्स ऑफ नेशनल गुड, व्हेन एवरी नेशन थिंक्स ऑफ ग्लोबल गुड, that is when sustainable development will become a reality. Thank you very much.